हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजेन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आज इस क्लास में मैं कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका में पढ़ाने वाला हूं। तो कई दोस्तों ने कमेंट किया कि मुझे बेसिक की ज़रूरत है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आज मैं आया हूं। या फिर हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाई करना है, इसमें जो होता है उनको हम पार्टिकुलर रूप से डिवाइड कर देंगे। कैसे पढ़ेंगे कि कार्यपालिका को जैसे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका कैसे हमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं इसको हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, ठीक है। सबसे पहले भारत में जो है संसदीय व्यवस्था अपनाई गई और जो संविधान बनाया गया उसमें 3 तरह से कार्य करने वाले 3 अंग बनाए गए। एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। सबसे पहले समझते हैं कार्यपालिका कौन है और इनका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो भारत में क्या है, विधि, किसी भी प्रकार का कानून बनाने का कार्यकाल विधायिका का होता है। विधायिका का मतलब होता है विधेयक बनाना। क्या होता है? विधेयक बनाना, ठीक है। विधेयक, बिल, कोई भी बिल बनाने की शक्ति किसके पास होती है? विधायिका के पास होती है, ठीक है। और इस बिल को लागू करने तथा एक्सिक्यूट करने की शक्ति किसके पास होती है? कार्यपालिका के पास होती है। तो बिल यहाँ बनाना, उसे लागू करने की शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका के पास है। यदि इसे लागू करने में कोई समस्या आती है, किसी प्रकार की न्याय जो आती है या कोई उल्लंघन करता है, उसका सजा का प्रावधान अर्थात न्याय की व्यवस्था करने की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है, ठीक है। तो इस बेसिक समझ हो गई कि हमारे कानून बनाने की शक्ति न्यायपालिका के पास है, कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका के साथ है, इसके पास है, और न्यायपालिका के पास हमारा न्याय बनाने की शक्ति, ठीक है। तो विधायिका और कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे और न्यायपालिका में कौन कौन आएंगे, इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कार्यपालिका को देखते हैं, ठीक है। कार्यपालिका जो कार्य को चलाते हैं, तो हमारे वहां आपको पता होगा कि 2 स्तर पर सरकार बनाए जाते हैं, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर सरकार में कौन कौन है और राज्य स्तर पर कौन है, उनको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पे सबसे प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का राष्ट्रपति होता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ना ही केवल केंद्र स्तर पर, पूरे भारत के कार्यपालिका का सबसे हिट माना जाता है तो राष्ट्रपति को माना जाता है। दूसरे रूप में आते हैं तो उसको किसको माना जाता है? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा। तीसरे में आ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री आ जाते हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री को वास्तविक हेड कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली में हमारे यहाँ राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई है, लेकिन इन शक्तियों की प्रयोग प्रधानमंत्री के प्रयोग से किया जाता है, इसलिए इन्हें कार्यपालिका की नामी शक्ति और इन्हें कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति का हकदार माना जाता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम करता है मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? कार्यपालिका के अंग हो जाते हैं, ठीक है। केंद्रीय स्तर पर और मंत्रिपरिषद में क्या? तो मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होता है, और दूसरा होता है राज्य मंत्री होता है, और तीसरा होता है उप मंत्री होता है। ये तीनों मंत्री की कार्यपालिका के ही अंग होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इस कार्यपालिका को समझने के लिए एक चीज और ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ 2 तरह के कार्यपालिका में डिवाइड किया जाते हैं। एक को बोलते हैं स्थायी और दूसरे को बोलते हैं अस्थायी। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका में वे सदस्य आते हैं जो 60 या 62 साल के आयु के लिए चुने जाते हैं। जैसे IAS अधिकारी को देखते होंगे, वो क्या होते हैं? नियमित होते हैं, उन्हें जॉब दिया जाता है, जॉब मिलता है और वो फिक्स होते हैं। तो वो ऐसे अधिकारीगण को जो एक निश्चित सीमा लगभग 60 वर्षों की आयु तक के लिए कार्यकाल के लिए कार्यपालिका का अंग बनते हैं, वो एक अस्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। और ये जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अस्थायी कहा जाता है, इन्हें अस्थायी कहा जाता है, ठीक है। अब अस्थायी कार्यपालिका के लिए केंद्र के समान दोस्तों यहाँ राज्य में कार्यपालिका होती है, और राज्य में हम देख सकते हैं राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या हो गए? राज्य के कार्यपालिका हो गए, और यहाँ केंद्र के।
ये राज्य में अस्थायी कार्यपालिका है और ये केंद्र में अस्थायी कार्यपालिका है। अस्थायी कार्यपालिका दोनों जगह होते हैं। अधिकारी जब जो होते हैं वो अधिकारी रूप में सेवा देते हैं। ये सब क्या होते हैं? अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अब इसी स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका इसके बारे में स्पेशली हम लोग को पार्टिकुलर रूप से पढ़ना है। जैसे राष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ना है, उपराष्ट्रपति से पढ़ना है, जो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, किस शक्तियां, कार्य, उसकी पदावधि क्या होती है, उनके कितने बार चुने जा सकते हैं। तो ये सब बारी बारी से आपको राष्ट्रपति चैप्टर, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, फिर राज्य में आएंगे। ये क्रमशः आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको कार्यपालिका आपको पूरी तरह समझ में आएगा। फिलहाल हम अभी बेसिक स्ट्रक्चर समझा कि किस प्रकार से अस्थायी और अस्थायी विभाजित है। केंद्र और राज्य स्तर में राज्य कैसे विभाजित है। ठीक है, राज्य का हेड राज्यपाल होता है और केंद्र का राष्ट्रपति होता है। उसी तरह आते हैं विधायिका में, और ये जो विधेयक बनाने संबंधी कार्य है ये भी दो जगह देखे जाते हैं, एक केंद्र में होता है और एक राज्य में होता है। ठीक, आपको हमने पढ़ाया था स्पेशली सूचियों में कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो केंद्र सूची है उन विषयों पर जब विधि बनाने की बात आती है किसमें आता है? तो केंद्र द्वारा। तो जो राज्य सूची के कानून बनाने का अधिकार किसको? राज्य को। और जो समवर्ती सूची है उनमें दोनों बना सकती है। तो ये जो केंद्र में राज्य स्तर पर विधायिका काम करता है, उनका मुख्य काम होता है विधि बनाना। तो विधि बनाने के लिए केंद्र स्तर पर जो व्यवस्था की गई उसका नाम है संसद, और राज्य स्तर पर जो व्यवस्था है उसका नाम है विधानमंडल। ठीक है, ये याद रखेंगे वो दोस्तों। ठीक है, अब केंद्र में कानून बनाने के लिए इन संसद के 2 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, याद रखेंगे। अब ये दोनों सदन मिल करके कोई भी विधेयक तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी सदन के मेंबर को हम कहते हैं विधायिका। केंद्रीय स्तर पर जो इसके मेंबर होते हैं उसको वास्तव में सांसद कहा जाता है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधेयक के अंग होते हैं और विधेयक बनाने के कार्य करते हैं। जो राज्य स्तर पर आते हैं तो विधानमंडल में 2 स्तर देख सकते हैं, और इसमें आप देखेंगे विधानसभा, पहला देखेंगे विधानसभा और दूसरा देखेंगे विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, विधानमंडल में 2 अंग आते हैं। तो विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य होता है। ये जितने भी हमारे राज्य दिखाई दे रहे हैं 29 राज्य, उन सभी राज्यों में विधानसभा मौजूद है। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद जो होता है वो सभी राज्य में अनिवार्य नहीं है। ये डिपेंड करता है उस राज्य पर क्या वो विधान परिषद रखना चाहते हैं या नहीं। ये विधान परिषद रखने वाले अभी राज्यों की संख्या कितनी बताई जा रही है? 7। और ये राज्य अगर चाहे तो हटा भी सकते हैं, राज्य चाहे अपना भी सकते हैं। तो ये चलता रहता है। तो इस तरह से राज्य स्तर पर विधानमंडल विधायिका का काम करते हैं और इसके मेंबर विधायक कहलाते हैं और इसके मेंबर सांसद कहलाते हैं। जब इसमें आते हैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, ये विधानमंडल के स्तर पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सांसद के स्तर पर देखते हैं जो लोकसभा में होते हैं। अब मैटर फंसता है कि प्रधानमंत्री तो यहाँ भी होते हैं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं तो लोकसभा के मेंबर हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होने के नाते वो विधायिका के भी अंग होते हैं, और जब यहाँ पर कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं तो कार्यपालिका के अंग होते हैं। उसी तरह से जितने भी मंत्री परिषद पद होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री देख रहे हैं, वर्तमान में आप राजनाथ सिंह को देख रहे हैं, सुषमा स्वराज को देख रहे हैं, तो जितने लोग हैं ये मंत्री बनते हैं। ये मंत्री बनने के बाद कार्यपालिका के अंग बन जाते हैं, और जब तक मंत्री नहीं है तब तक क्या है, विधायिका का अंग बन जाते हैं। तो एक ही वक्त व्यक्ति कार्यपालिका भी हो सकता है उसी समय और विधायिका भी हो सकता है। जब वो संसद में बिल पास किया जाता है तो विधायिका के रूप में काम करता है, और जब वो अपने मंत्रालय में जाकर काम करता है उस समय वो कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं। जैसे सरकार पक्ष के कार्यपालिका के साथ में काम करते हैं, जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो विधायिका के रूप में काम करते हैं। इस तरह से विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के ही मेंबर हो सकते हैं। ये हमेशा याद रखें कि विधायिका और कार्यपालिका में एक बॉन्डिंग चलता है। ठीक है, इसके भी मेंबर है और इसके भी मेंबर है।
और विधायिका कौन कौन है, कार्यपालिका कौन कौन थे, विधायिका कौन कौन थे, इसे हम आसानी से समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम न्यायपालिका की तरफ। तो कानून व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए या फिर उसका उल्लंघन करता है दंड का प्रावधान के लिए स्पेशली न्यायपालिका की बात की गई है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया और उसे एकीकृत रूप में ढाला गया है, यानी ऊपर से लेकर के नीचे के रूप में एक श्रृंखला के रूप में सजाया गया है। ठीक है, इसे एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे ऊपरी स्तर पर न्यायालय वो सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे निचले स्तर पर है हाई कोर्ट, और फिर उससे निचले स्तर पे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। ठीक है, जिसे सत्र न्यायालय कहते हैं, वो आ जाते हैं। इस तरह से न्यायपालिका के एक क्रमिक चरणवर्ग श्रृंखला है जिसे हम एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। अब इसमें केंद्र और राज्य वाली बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि केंद्र का कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट और राज्य का कोर्ट हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है। राज्य स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय है, लेकिन केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये बताया जा सकता है राज्य का है और एक केंद्र का है। वास्तव में क्रमिक श्रृंखला है जिसमें विधिवत रूप से इस कोर्ट के फैसले को आप नहीं मानते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, अगर नहीं इसे मानते तो यहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये एकीकृत है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष रूप में काम करते हैं। आपको मैंने एक अनुच्छेद पढ़ाया था, अनुच्छेद 50, याद होगा, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में, जिसे हम बताते हैं अनुच्छेद 50 में कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। यह विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़कर काम करते हैं, लेकिन इसमें यही बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए दोस्तों? क्योंकि एज एग्जाम्पल समझिए, यदि यहाँ सरकार और यहाँ जज दोनों एक दूसरे से साठगांठ रखेंगे तो किसी भी कीमत में निष्पक्ष न्याय रूप में न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार न्यायपालिका किसी परिस्थिति में अच्छे काम करने के लिए दबाव बना पाएगी। इसीलिए अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग रहकर काम करते हैं तो जनता की भलाई अधिक हो पाएगी, और जो लोग कल्याणकारी के रूप में बात करते हैं हमारे संविधान में, वो पूरा हो पाता है। इसलिए अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका के तहत न्याय की बात करिए। ठीक है, तो यहाँ बताया गया न्यायपालिका कैसे काम करता है, विधायिका कैसे काम करता है और कार्यपालिका कैसे काम करता है। तो इसे केंद्र स्तर पर कार्यपालिका और राज्य स्तर पर कार्यपालिका, विधि बनाने पर जो विधायिका है केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है, लेकिन न्यायपालिका जो है हमारे पूरे भारत में एकीकृत है। इसे केंद्र और राज्य में नहीं बांटा जा सकता है, बल्कि ये क्रमिक श्रृंखला में ये काम करते। ठीक है, और सबके काम एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और फाइनली ये तीनों स्तंभ मिलकर भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ बनते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, समझ गए दोस्तों? और आपने पढ़ा होगा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वो मीडिया को कहा जाता है। तो इस 3 स्तंभ है जिनके ऊपर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोज में हम इसे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, फिर राज्य के कार्यपालिका, फिर विधायिका में केंद्र विधायिका, राज्य के विधायिका, और फिर न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इस तरह से क्रमिक रूप से इसे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और इन चैप्टरों में जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं उसे आप आसानी से बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए, केजीएन टाइम्स कोचिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका अजमत अली। थैंक यू, लव यू ऑल।